माई डेविल प्रोफेसर पार्ट 8। अंशुमन सड़क पर पागलों की तरह कार को दौड़ा रहा था। उसकी सांसें बेतहाशा तेज हो चुकी थीं, चेहरा सफ़ेद, आंखों में सिर्फ एक डर था कि प्रीशा को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो जानता था कि उस चिप को पाने की कोशिश हर कोई कर रहा था और उसे पाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे सोचकर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने प्रीशा पर हाथ उठा दिया था। उसी वक्त ड्राइविंग सीट के पास रखा कांच का पेपर वेट उसने गुस्से में मुट्ठी में भींच लिया था। कांच टूट गया था और उसके दाएं हाथ की उंगलियों में गहरे कट लग गए थे। उसके हाथ से खून बहने लगा था, पर उसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसने बस स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी तूफान से भी ज़्यादा स्पीड पर चलाई थी। चांदनी चौक की गलियों में गाड़ी डालते हुए उसकी हालत ऐसी थी कि कोई भी आदमी उसे देखकर डर जाए। वो किसी घायल शेर से भी ज़्यादा खूंखार लग रहा था। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें लाल, खून उसकी शर्ट की कफ तक उतर आया था। अंशुमन की सांसें जैसे उसके सीने में अटक रही थी, हर सेकंड भारी, हर मोड़ उसे और पागल कर रहा था। प्रीशा प्लीज़। उसके होठों की निकली आवाज़ टूटी हुई हवा की तरह काँप रही थी। गाड़ी अचानक एक झटके से रुकी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। चांदनी चौक की भीड़ भरी सड़क पर वो तूफान की तेज़ी से चल रहा था। उसके हाथ से खून टपकता जा रहा था। फर्श पर लाल बूंदों की एक सीधी लाइन बनती जा रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। दर्द मौजूद था, पर उस चोट का नहीं, बल्कि उसके दिल में सिर्फ एक डर था। प्रीशा कहाँ है? क्या वो ठीक है? वो लगभग भागता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। आंखें इधर उधर भटकी हुई थीं, सांसें टूटी हुई थीं। भीड़ उसे देखकर पीछे हट रही थी। नानी जी बाहर आंगन में बैठी हुई थी। उन्होंने जैसे ही अंशुमन को देखा, उनकी आंखें फैल गई थीं। दामाद जी, हाथ से खून। लेकिन अंशुमन को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने हर कमरे, हर कोने, हर अंधेरी जगह पर नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी को भी सिहरने पर मजबूर कर दे। उसे इस तरह बेचैन होते देख नानी और मामी दोनों चौंक कर खड़ी हो गई थी। अंशुमन दामाद जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? खून। पर उसके होठों पर बस एक ही शब्द था, एक ही, प्रीशा कहाँ है? उसकी आवाज़ सूखी बिखरी हुई थी और अंदर इतना डर कि दिल टूट जाए सुनकर। मामी घबरा गई थी। हमें क्या पता, वो यहाँ नहीं आई। नानी ने सिर हिलाया। उसने तो सुबह से घर में कदम भी नहीं रखा है। दामाद जी, क्या हुआ है? अंशुमन ने एक पल भी नहीं गंवाया और ना ही किसी को जवाब दिया। बस वो मुड़ा और घर से निकल गया था, जैसे दीवारें भी उसे रोक नहीं सकती थी। अंशुमन ने कार में बैठते हुए पूजा और विवेक को कांटेक्ट किया। उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। उसने तुरंत फ़ोन लगाया। पूजा, प्रीशा कहाँ है? पूजा की आवाज़ कांप गई थी। सर हमें नहीं पता। हमने पूरा कैंपस, स्टाफ रूम, बैक गेट सब देख लिया है। विवेक ने फ़ोन लिया। सर, वो हर बार उदास होकर मंदिर या राधा स्कूल के पीछे वाली सीढ़ियों पर मिलती है, लेकिन आज कहीं नहीं है। हम 2 घंटे से उसे ढूंढ रहे हैं। अंशुमन की सांसें बंद होने लगी थी। रात होती जा रही थी। उसकी उंगलियां बार बार कांप रही थी। फ़ोन निकाला, प्रीशा को नंबर डायल किया, लेकिन उंगली खून से इतनी फिसल रही थी कि स्क्रीन लाल हो गई थी। उठाओ ना प्रीशा, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। वो हर जगह उसे ढूंढ रहा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आंखें नहीं। उनमें सिर्फ एक ही चीज़ थी, प्रीशा को खोने का डर कि कहीं जो उसने सोचा था, जो उसके दिल के सबसे अंधेरे कोने में महसूस होता है, कहीं वो सच ना हो जाए। उसने अचानक कार के शीशे पर हाथ मारा। उसके हाथ से खून फिर से छलक गया था। वो डर से नहीं, अपनी ही बेकाबू हालत से तड़प उठा था। प्रीशा, तुम ठीक तो हो ना? ये कहते हुए उसकी आवाज़ पहली बार पूरी तरह टूट गई थी। अंशुमन ने आखिरकार राघव को कॉल किया। राघव ने एक रिंग के बाद ही कॉल रिसीव कर लिया था। राघव, कॉल द कमिश्नर नाउ। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, पर पूरी तरह टूटी हुई, जैसे उसमें जान ही ना बची हो। आई वांट द एंटायर फोर्स इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। द होल सिटी गोज ऑन हाई अलर्ट एंड माई वाइफ प्रीशा, आई वांट टू हर लाइव राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज एट एनी कॉस्ट। राघव ने घबराकर कहा। अंशुमन, ये डू इट राघव, राइट नाउ। उसने फ़ोन काट दिया था। पूरे शहर में हाई अलर्ट लग चुका था। अगले 5 मिनट में ही सायरन पूरे शहर में गूंजने लगे थे। पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ फैलने लगी थीं। हर एरिया में फ़ोटो भेजी गई थी। मिसिंग प्रीशा अंशुमन सिंह राजदान, एज 20। पूरी फोर्स एक्टिव हो गई थी। सर्च टीमें निकल पड़ी थीं। 10 मिनट बाद उसके पास कॉल आया। सर, लोकेशन मिल चुकी है। शिवपुर रोड के पास पुराने पार्क में एक लड़की की मूवमेंट डिटेक्ट हुई है। उसने सामने वाले की बात पूरी भी नहीं सुनी थी।
कॉल कट करके फ़ोन सीट पर फेंक दिया था। अंशुमन ने गाड़ी 300 की स्पीड पर डाल दी थी। स्टीयरिंग पर उसका खून फिर से बह निकला था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, प्रीशा की, और वह बुदबुदा रहा था, प्लीज़ प्लीज़ प्रीशा, बस एक बार मिल जाओ मुझे। पार्क के गेट पर अंशुमन की कार ब्रेक घिसते हुए रुकी थी। टायरों की चीखती आवाज़ और उसी के साथ पूरी पुलिस फोर्स उसके सामने लाइन में खड़ी हो गई थी। सर, एक साथ सबने सैल्यूट मारा। कमिश्नर, इंस्पेक्टर सब उसे सैल्यूट कर रहे थे। कमिश्नर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन अंशुमन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। कहाँ पर है वो? उसने बस इतना पूछा था। उसके दिल की धड़कन धड़कने की आखिरी हद तक तेज थी। इंस्पेक्टर विनय कांपते हुए बोला, सर, पार्क के सेंटर ट्रेल की तरफ सीसीटीवी में एक छाया दिखी है। शायद उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि विनय झट से चुप हो गया था। कमिश्नर तुरंत बोला, हमने पूरा एरिया सील कर दिया है सर। स्नाइपर, स्वैट टीम सब अलर्ट हैं। चारों तरफ सिर्फ फोर्स है। अंशुमन की आवाज़ धीमी लेकिन किसी तलवार की धार की तरह तेज थी। किसी को पास नहीं आने देना, मैं खुद जाऊंगा। किसी ने विरोध नहीं किया था। किसकी हिम्मत थी जो उसे रोककर कह सकता कि सर, आप नहीं जा सकते। ये वही आदमी था जिसे उन्हें सालों तक सिर्फ 2 नामों से सुना था, ट्रेनिंग का हिटलर और स्पेशल डीजीपी अंडर कवर ऑप्स। पर आज पहली बार सबने उसे टूटा हुआ देखा था। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि स्पेशल डीजीपी ऑफ क्राइम डिपार्टमेंट था। वो तेज़ कदमों से पार्क की तरफ बढ़ रहा था। उसे रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि जिसे लोग ट्रेनिंग का हिटलर कहते थे वो गलतियां माफ़ नहीं करता था। पर इस वक्त प्रीशा को देखने की एक पागल होती हुई बेचैनी जो हर सेकंड उसकी सांसों को तोड़ रही थी। उसकी नज़र सिर्फ एक ही जगह अटकी थी, अंधेरे से घिरे हुए वो पुराने पार्क में, जहाँ कहीं प्रीशा थी। लाइट्स ऑन। कमिश्नर के आदेश से अगले ही पल पूरे पार्क में तेज सफ़ेद फोकस लाइट्स एक साथ जल उठी थी। घास की महक, ठंडी हवा और हल्की सी धुंध सब उजाले में आता गया था, जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट तस्वीर रंग में बदल रही हो। और फिर अंशुमन की रफ्तार खुद उसके पैरों से आगे निकल गई थी। वो दौड़ पड़ा था। फोकस लाइट्स पेड़ों के बीच घूमी और फिर एक जगह अटक गई थी। वहाँ पुराने पीपल के पेड़ की जड़ के पास प्रीशा ज़मीन पर हल्के से घुटनों को समेटे हुए, सर पेड़ की जड़ से टिकाए, जैसे वो उसकी मम्मा की गोद हो। वो दुनिया के डर से वहीं छुपकर सो गई थी। उसकी लॉन्ग फ्लोई स्कर्ट हल्की हवा में हिल रही थी। बैक टॉप की चैन रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। चेहरा थका हुआ पर बेहद मासूम लग रहा था। अंशुमन की सांसें पहली बार लौटी थी। वो तेज़ कदमों से बढ़ा, लेकिन उसके पास पहुंचते ही उसके कदम अचानक रुक गए थे। उसके चेहरे पर उसके दिए हुए थप्पड़ के निशान थे। उसने पहली बार उसे इस तरह टूटा हुआ देखा था। प्रीशा अपनी ही बाहों में सिमटी हुई थी, जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में कस दिया हो। उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी, प्रीशा। अंशुमन उसके सामने घुटनों पर गिर चुका था, जैसे किसी डूबते हुए इंसान को किनारा मिल गया हो। प्रीशा। उसका चेहरा रोशनी से दमक रहा था। सारी फोकस लाइट्स जैसे खुद ब खुद एक साथ उसी पर जा गिरी थी। तेज़ रोशनी जैसे उसके पलकों को छू गई थी। प्रीशा हल्की सी हिली, आंखें धीरे धीरे खुली और सबसे पहले उसने अंधेरे में अपने सामने घुटनों पर बैठे अंशुमन का चेहरा देखा। उसकी आंखें डर से एकदम फैल गई थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि वो सच में उसके सामने है। अंशुमन सर। उसकी आवाज़ कांप गई थी। अंशुमन ने कुछ नहीं कहा, एक पल भी नहीं रुका, बस सीधा उसका हाथ पकड़ा और अगले ही सेकंड उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। प्रीशा की सांसें अटक गई थीं, उसके पैर तक कांप रहे थे, शायद रोशनी से, शायद डर से, या शायद इसलिए कि वो खुद भी टूटने से एक कदम दूर थी। अंशुमन ने उसका सिर अपने सीने में छुपा लिया था, जैसे दुनिया को कह रहा हो, अब इसे कोई छू भी नहीं सकता। उसकी उंगलियां प्रीशा की पीठ पर ऐसे कस गई थीं, जैसे छूट जाने के डर से अब भी कांप रही हों। और उसी पल कमिश्नर ने कहा, एग्लॉज इन। अगले ही सेकंड पूरी पुलिस फोर्स पीछे मुड़कर खड़ी हो गई थी। किसी की निगाह उन दोनों पर नहीं थी, किसी की आवाज़ नहीं। पूरा पार्क जैसे सिर्फ उन दोनों के लिए खाली कर दिया गया हो। अंशुमन उसकी सांसें महसूस कर रहा था और फुसफुसाया, टूटी हुई, बिल्कुल धीमी आवाज़ में, डू यू इवन नो व्हाट यू डिड टू मी। वो बुरी तरह से कांप रहा था। अंशुमन ने उसे सीने से और ज़ोर से लगा लिया था, जैसे अब खुलकर पहली बार उसे सांस आई हो। उसकी आवाज़ बिल्कुल टूटे हुए दिल जैसी,
लेकिन सच्चाई से भरी थी। तुम जानती हो ना, मुझे सांस नहीं आती तुम्हें देखे बिना। कुछ समझ नहीं आता मुझे, मैं क्या करूं जाना। आई थॉट आई लॉस्ट यू। इफ यू एवर डिसअपियर फ्रॉम माई साइट अगेन, आई स्वेयर आई टियर दिस होल वर्ल्ड अपार्ट टू फाइंड यू। उसकी उंगलियां प्रीशा की पीठ पर ऐसे कहती जैसे दुनिया उससे छीन न ले। लेकिन अगले ही पल प्रीशा की पलकों पर डर की जगह यादें तैर गई थी। वो पल, अंशुमन का गुस्सा, वो हाथ जो उस पर उठा था। उसने झटके से अंशुमन को पीछे धकेला। अंशुमन हल्का सा पीछे हो गया था, पर कुछ बोला नहीं था। मुझसे बात मत कीजिए आप। प्रीशा की आंखें भर आई थीं, गुस्से से भी और चोट से भी। आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हिटलर कहीं के, हर चीज़ पर हुक्म चलाते रहते हो, हर वक्त चिल्लाते रहते हो, हर वक्त बस अपने मन की करते हो। और मुझ पर हाथ भी उठाया आपने। आप बहुत ही बुरे इंसान हो। वो जितना बोल सकती थी सब उड़ेलती चली गई थी। अंशुमन बस चुपचाप बैठा सुने जा रहा था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना कोई सफाई देने का इरादा। बस वो खामोशी जो सिर्फ एक इंसान में आती है जो सच में टूट चुका हो। जाना, गुस्सा मत करो। उसकी सांसें अब भी टूट कर चल रही थीं। उसने बहुत धीरे से कहा, जैसे उसकी आवाज़ उसके अपने गले में ही फंस गई हो। लेकिन प्रीशा नहीं रुकी थी। क्यों? मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती आपसे? आप तो सबको डराते हो, सब आपसे कांपते हैं, मगर मैं नहीं डरती। मैं बिल्कुल ही नहीं डरती आपसे। सुना आपने? वो रोते रोते चिल्लाई और फिर खुद ही हिचकी ले ली थी। अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर आप जैसे निर्दयी इंसान को तो अफ्रीका के जंगल के जानवर भी रिजेक्ट कर देंगे। कोई आप जैसे जल्लाद को प्यार नहीं करेगा। उसके आसपास खड़े पुलिस ऑफिसर, जो एक सेकंड पहले पूरी फोर्स मोड में थे, अब चुपचाप पीछे मुड़कर मुस्कान दबा रहे थे, जिसे ट्रेनिंग सेंटर में देखकर सबके पसीने छूट जाते थे। जो बिना पलक झपकाए हथियारबंद गैंग को घेर लेता था, जो अपराधियों की रगों में डर बना देता था, वही आदमी अपनी 20 साल की छोटी सी बीवी की डांट ऐसे सुन रहा था जैसे कोई बच्चा प्रिंसिपल के सामने खड़ा हुआ हो। अंशुमन ने सिर्फ एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, नर्म, टूटे हुए, लेकिन पूरे दिल से। ठीक है, जितना कहना है कह लो, बस मेरे पास रहो। उसके हाथ से खून अभी बह रहा था। पुलिस वालों ने नजरें नीचे कर ली थीं, कहीं उनकी मुस्कान किसी को दिख न जाए। अंशुमन ने खड़े होकर उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन प्रीशा हिचकते हुए अपनी स्कर्ट पकड़कर पीछे हट गई थी। गुस्सा अभी भी उतना ही मासूम था जितना उसके दिल में अंशुमन से डर था। अंशुमन ने सिर्फ एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, और उस एक पल में उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे कोई पत्थर के नीचे दबा हुआ दिल पहली बार सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। वो एक कदम और आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसके हाथ की उंगलियां कांप रही थीं, मानो वो प्रीशा को छूने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हो। उसने धीमे, बहुत धीमे से कहा, डरती नहीं हो ना? सच में डरना छोड़ दिया है ना मुझसे? पर आज पहली बार मैं तुमसे डर गया हूँ प्रीशा। प्रीशा चौंक कर रुक गई थी। उसके होठ सिसकियों से फड़फड़ाए। क्यों? अंशुमन की आवाज़ टूटकर बिल्कुल फुसफुसाहट बन गई थी। क्योंकि मैं तुम्हें खो देता अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता तो। उसकी नज़रें नीचे खून से भींगी उंगलियों पर टिक गई थी। मैंने तुम्हारे लिए पहली बार अपनी ही जान से डर महसूस किया है। उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई सॉरी नहीं कहा, बस धीरे से कांपते हुए बस अपनी मुट्ठी खोल दी थी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं खुद को सज़ा दे चुका हूँ तुम पर हाथ उठाने की। उसके कटों में फंसा कांच धीरे धीरे बाहर गिर रहा था। प्रीशा की सांसें अटक गई थी उसके जख्मी हाथ को देखकर। उसकी आंखें खुद ब खुद उसके हाथ पर टिक गई थीं। खून धड़क रहा था, लेकिन अंशुमन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसने बस इतना कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम पर हाथ दोबारा नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं। उसका गला भराया था, स्वर इतना धीमा था कि हवा भी सुनने के लिए रुक जाए। क्योंकि जिस दिन तुम्हें रुलाया उस दिन से मैं खुद भी मर जाऊंगा। प्रीशा का दिल जोर से धड़क उठा था। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, पर अब गुस्से की जगह टूटे हुए यकीन की चुभन ने ले ली थी। प्रीशा की आंखें जैसे पत्थर की तरह वहीं जम गई थी। अंशुमन की हथेली से बहता खून, कटों में अटका कांच, उसकी उंगलियों की हल्की सी कपकपाहट उसके दिल को बेचैन कर रहा था। सर, आपके हाथ से कितना खून बह रहा है? उसकी सांस टूट कर निकली थी और अगले ही पल जैसे उसके अंदर की सारी हिम्मत वापस उमड़ आई हो, वो भागती हुई उसके पास आई और उसके हाथ को पकड़ लिया था। ये क्या किया है आपने?
आप कोई छोटे बच्चे हैं जो कांच से खेलते हुए चोट लगा ली खुद को। उसकी आवाज़ काँप रही थी, डांट भी थी और डर भी। बिना कुछ सोचे उसने अपने स्टॉल झटके से गले से निकाला और उसके हाथ से कांच निकालकर उस पर कसकर बांध दिया था। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, जैसे हर पट्टी के साथ वो उसका दर्द महसूस कर रही हो। अंशुमन ने एक पल उसे देखना चाहा, कुछ कहना चाहा, लेकिन प्रीशा ने उसकी तरफ उंगली उठाई। चुप, एकदम चुप, एक शब्द और नहीं। उसकी आंखें सच में भर आई थीं। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। इतना खून, अगर आपको कुछ हो जाता तो। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी, उसका गला रुंध गया था। अभी भी वो उसका हाथ को कसकर पकड़े हुए खड़ी थी कि अचानक किसी की हंसी की आवाज़ हवा में तैरती हुई सुनाई दी। प्रीशा का दिल उछलकर गले में अटक गया था। उसने धीरे से मुड़कर देखा। पूरी पुलिस फोर्स खड़ी थी, सबके हाथों में गन थी। प्रीशा ने ज़मीन से पाँव उठाने की भी हिम्मत नहीं की थी और अगले ही सेकंड वो झट से अंशुमन के पीछे छुप गई थी। उसे अपनी ज़िंदगी में दो ही चीज़ों से डर लगता था, पहला अंशुमन और दूसरा गन। उसका छोटा सा शरीर उसके पीछे ऐसे सिमटा हुआ था जैसे किसी ने उसे डराकर पकड़ लिया हो। उसने धीरे से उसकी शर्ट को खींचा। सर, ये गन वाली आर्मी क्यों बुला रखी है आपने? क्या आपको पकड़ने आए हैं ये लोग? अंशुमन ने हल्के से माथा रगड़ा। प्रीशा, ये पुलिस है। पर वो उसकी बात सुने बिना ही कांपते हुए बोली, पुलिस है तो इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। उसने अंशुमन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। कमिश्नर ने पलकें झपकाई। अंशुमन ने गर्दन मोड़ी। क्या? जैसे उसे यकीन ही ना हो कि प्रीशा ने अभी उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा है। प्रीशा अब भी पूरी शिद्दत से पीछे से झुककर पुलिस से बात कर रही थी। हाँ, इन्हें अरेस्ट कीजिए, ये गुंडे हैं, आपको पता नहीं होगा। इन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी मारा है। इनके पास खुद की गन भी होती है और इन्होंने मुझे धमकी भी दी थी गन दिखाकर, और कहा भी था कि मैंने किसी को बताया ना तो वो मेरा आखिरी दिन होगा। तो और वो उसे उंगली से चुभाते हुए बोली, और इन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया था आज। आपको पता है ना बीवी पर हाथ उठाना कितना बड़ा क्राइम है। पुलिस वालों को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गई थी। कुछ ने नजरें फेर ली थीं। अंशुमन का सिर धीरे से नीचे झुक गया था। उसने बहुत गहरी सांस ली। प्रीशा, मैं यहीं खड़ा हूँ। तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे कि अब तुमने मेरा राज सबको बता दिया है तो तुम्हारा क्या होगा? वो उसकी बात सुनकर डर से बिल्कुल बच्चे की तरह फिर से उसके पीछे छुप गई थी। अंशुमन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में वो बहुत खतरनाक शांत वाली स्माइल थी, वो जो सिर्फ प्रीशा के लिए रिजर्व थी। मेरा राज सबको बता दिया, उसने धीरे से पूछा, जैसे उसका गुनाह तय कर रहा हो। प्रीशा उसके पीछे छुपी हुई थी, उसकी शर्ट को पकड़े हुए, लेकिन जुबान अभी भी छेड़ने वाली थी। मुझे क्या, अब तो पुलिस है ना? उसने पुलिस वालों की तरफ हाथ करके कहा। इतने सारे हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ? अंशुमन ने एक भौं उठाई। सच में? हाँ, प्रीशा ने गोल गोल आंखें करके कहा। पुलिस वाले हैं, गन लिए हुए हैं, तो आप मुझे डर। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि अगले ही पल अंशुमन ने सीधा उसकी कमर में हाथ डाला और उसे हवा में उठा लिया था। क्या कर रहे हैं आप? प्रीशा की चीख पूरे मैदान में गूंज गई थी। पुलिस वालों की लाइन हिल गई थी। कुछ ने सर घुमा लिया था और कुछ का मुंह फट गया था हंसी रोकते रोकते। सर नीचे रखिए ना मुझे, मैं चिल्लाऊंगी। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत तेज से चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, अंशुमन ने एकदम शांत होकर कहा। सबको वैसे भी पता चल गया है कि तुम मुझे अरेस्ट करवाने वाली हो। पुलिस, वो हवा में झूलते हुए चिल्लाई, ये मुझे किडनैप कर रहे हैं। अरेस्ट हिम, कोई कुछ तो करो। आप इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? अभी इनके पास गन भी नहीं है तो ये आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। कमिश्नर ने धीरे से खांसी दबाई। मैम, सर हमारे मतलब आपके भी मतलब आपके ऊपर ही सबसे ऊपर हैं तो हम क्या? दूसरा इंस्पेक्टर पर मुश्किल हंसी रोकते हुए बोला। मैम, वो आपके हस्बैंड भी तो लगते हैं, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिए। कौन सा पति ऐसे उठा ले जाने वाली हरकत करता है? प्रीशा ने चिल्लाकर कहा। अरे नीचे उतारो ना मुझे। अंशुमन ने उसे थोड़ा ऊपर एडजस्ट करते हुए बोला। तुमने अभी मेरे बारे में 5 झूठ बोले हैं। वो 5? वो करीब झुककर फुसफुसाया और सारी पुलिस के सामने। तो पुलिस है ना? प्रीशा भी मजबूती से बोलने की कोशिश कर रही थी जबकि उसका शरीर हवा में कांप रहा था। अंशुमन मुस्कुराया, धीमी डेंजरस स्माइल। ये पुलिस तुम्हारी नहीं, मेरी है। पूरी फोर्स एक साथ सिर झुका गई थी। गुड नाइट सर। प्रीशा का मुंह खुला का खुला रह गया था। आप इनके भी बॉस हैं? अंशुमन ने बिल्कुल आराम से कहा। हाँ, और तुम मुझे अरेस्ट करवाने आई थी। क्यूट मत बोलिए मुझे नीचे नहीं।
उसने साफ शब्दों में कहा, अब तुम्हें घर ले जाऊंगा, और हाँ, पुलिस के सामने झूठ बोलने की सज़ा रास्ते में सोच लेना अपने लिए। मम्मा, वो चिल्लाई, ये सीनियर पुलिस किडनैपर हैं, कोई तो रोक लो। कमिश्नर धीरे से बोला, मैम, हम कोशिश भी करें तो हम सबको सस्पेंड कर देंगे। अंशुमन हंस पड़ा था, पहली बार खुलकर। रेडी मिसेस थंडर? नो। और वो उसे अपनी बाहों में लिए पूरी पुलिस फोर्स के बीच से ऐसे ले गया था जैसे कोई छोटा सा शोर मचाता हुआ पटाखों का पैकेट हो। अंशुमन की बाहों में लटकी लटकी पूरी तरह फड़फड़ाती रही थी। प्रीशा को उसने कार की पिछली सीट पर ऐसे दबाया जैसे कोई भागता हुआ खरगोश पकड़ा गया हो। पुलिस फोर्स के सामने उसका चीखना चिल्लाना बेकार था, और अब घर पहुंचते पहुंचते तो उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। छोड़िए, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। वो तरह तरह की आवाज़ें निकालकर अंशुमन को परेशान कर रही थी। ड्रामा मत करो, अंशुमन ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा। तुम हवा में इतना घूम चुकी हो कि एक जिम्नास्टिक भी तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी देखकर जेलस हो जाए। आप मुझे छोड़िए, वरना मैं आपके हाथ पर अपने दांतों से काट लूंगी। अंशुमन ने कार एक झटके से रोककर कहा, घर आ गया है, उतरने में मदद चाहिए? नो, मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, प्रीशा ने इतरा कर कहा। लेकिन जैसे ही उसने खुद उतरने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया था और वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ी थी। अंशुमन ने हल्का सा उसे घूरते हुए कहा, अब क्या किया जाए? आपका तो पैर मुड़ गया। ठीक है, उठाइए, प्रीशा ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन मुझे लाउंज में ही छोड़ दीजिएगा। और वो फिर से उठा ली गई थी। राजधान मेंशन के अंदर रिधिमा, ज्योति और मिस्टी बाहर ही बैठे हुए थे, चाय के कप, आधी बड़ी बातें, और चेहरे पर अभी भी शौक की अभिमन्यु की शादी हो गई है। ज्योति और अनिकेत आज ही कानपुर से वापस आए थे, और अभिमन्यु उन दोनों का ही बेटा था। अनिकेत एक कोने में बैठा हुआ था और उसकी गोद में छोटा सा रेयांश बैठा हुआ था। गोल गोल आंखों से सबको देख रहा था, सबके चेहरे शांत पर अंदर से तूफान जैसे थे। जैसे ही अंशुमन और प्रीशा घर के अंदर आए, तीनों ने दरवाजे की तरफ एक साथ देखा, और अगले ही सेकंड, सासू माँ, प्रीशा अंशुमन की बाहों में झूलते हुए चिल्लाई। रिधिमा ने कप हाथ से गिरने से किसी तरह रोका था। बहुत, अब ये सब क्या है? अंशुमन आराम से चल रहा था, जैसे कोई पिघला हुआ मोम उठा रखा हो। प्रीशा फड़फड़ाई, सासू माँ, मुझे बचा लीजिए, आपकी बहू को आपका बेटा किडनैप करके लाया है। मिस्टी ने ज्योति की तरफ फुसफुसाया, ज्योति, मैं इन दोनों का क्या करूं? आज फिर से दोनों ने एक दूसरे से सींग उलझाए हुए हैं। प्रीशा अभी भी अंशुमन की बाहों में ऊपर नीचे झूल रही थी। सासू माँ, ये मुझे फिर से उठा लिए आए हैं, इन्होंने मुझे किडनैप किया है। रिधिमा की आंखें एक सेकंड के लिए चौड़ी हो गई थी। मिस्टी ने हल्का सा गैस्प किया, ओह ज्योति, मुझे लगा आज तो ये दोनों नॉर्मल रहेंगे, ये क्या है? ज्योति ने धीरे से जवाब दिया, ये तो इनका रोज़ का है। और रिधिमा, जो अभी तक कॉफ़ी का कप पकड़े हुए थी, उसके कंधे तन गए थे। उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत एक साथ झलक रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि गुस्से में टेबल पर रखी चीज़ों को तोड़ दे। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और आज उसे अंशुमन को इस तरह किसी और को बाहों में लिए हुए देखना उसके अंदर बहुत पुराने दबे हुए भाव को फिर से चुभो गया था। उसने आधा मुस्कुराकर कहा, वाह अंशुमन, तुम तो काफ़ी बदल गए हो, पहले तो लड़कियों को ऐसे उठाते नहीं थे। अंशुमन ने एक सेकंड के लिए रिधिमा की तरफ देखा, एकदम ठंडे, ऑलमोस्ट वार्निंग वाले एक्सप्रेशन के साथ। फिर सीधा कहा, अब मैं सिर्फ एक को ही उठाता हूँ, और उसे भी जब वो भागने की कोशिश करे। प्रीशा हड़बड़ाकर बोली, मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो बस पार्क में ऑक्सीजन ढूंढ रही थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी बस। मिस्टी ने अपना कप नीचे रखते हुए धीरे से कहा, ओह, तुम दोनों कब नॉर्मल हो पाओगे? रिधिमा ने होठ नीचे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा आए या वह दुखी हो। वो सिर्फ बोली, अंशुमन, तुम उसे नीचे रख दो, जब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। इट लुक्स नहीं। अंशुमन ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी, जैसे कोई कैंची से धागा काटता है। उसकी आवाज़ काम पर हैवी थी, ये उतरेगी तो सिर्फ मेरे कमरे में, और वहीं बात होगी हमारी। प्रीशा फिर से तड़प हुई थी, कौन सी बात करनी है? मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। अंशुमन ने उसकी कमर को ज़रा सा कस दिया था, वार्निंग की तरह, बस इतना कि सब देख लें कि उसका पेशेंस ख़त्म हो चुका है। कमरे में उसने सीधे रिधिमा की आंखों में देखा, सख्त नज़रों से, जिसमें सिर्फ एक ही बात थी, स्टे आउट ऑफ इट। रिधिमा के कदम जैसे जड़ हो गए थे। एक सेकंड के लिए उसकी मुस्कान टूट गई थी, जैसे किसी ने उसकी जगह
उसकी पुरानी यादें खींचकर ज़मीन पर फेंक दी हों। मिष्टी ने उसका चेहरा देखकर फुसफुसाया, रिधिमा, तुम ठीक तो हो ना? रिधिमा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराया, फाइन, आई एम टोटली फाइन। पर उसकी आंखें साफ कह रही थी वह कभी भी फाइन नहीं थी। उधर अंशुमन ने प्रीशा को ऐसे पकड़ा था जैसे वो अब फिर से भागने का एक और प्रयास करेगी और सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। प्रीशा ने जाते जाते चिल्लाया, सासू माँ, मुझे नहीं रहना इनके साथ, मुझे बचा लीजिए प्लीज़, ये बहुत बुरे हैं। रिधिमा ने धीरे से कहा, लकी गड। मिष्टी ने सुना और एक सेकंड के लिए उसका चेहरा हैरानी में जम गया था। लकी, रिधिमा, तुम अभी भी जेलस लग रही हो। रिधिमा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्यों? मैं क्यों जेलस होंगी? मैं अभिमन्यु की पत्नी हूँ। पर उसके कांपते हाथ और उसके टूटे हुए एक्सप्रेशन और उसकी आवाज़ उसके दिल की हालत बयां कर रही थी। प्रीशा अंशुमन की बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं कुछ मील दूर मौत का तांडव हो रहा था। एक अंधेरे में डूबे हुए खंडर की आधी छत टूटी हुई थी। हवा में धूल और बारूद की गंध थी। फर्श पर ताज़ा खून की धार बह रही थी। एक आदमी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और दूसरा अभी अभी गिरा था। गले पर गन के प्रहार का निशान था। बीच में खड़ा था विपुल रॉय। उसकी आंखें जानवर की तरह लाल, सांसें भारी, कपड़ों पर खून के छींटे थे। उसने सामने खड़े तीसरे आदमी की कॉलर पकड़कर उसे दीवार पर दे मारा था। दीवार का प्लास्टर टूट गया था। वो आदमी दर्द से तड़प उठा था। विपुल ने उसकी कनपट्टी पर बंदूक सटा दी थी। एक छटांग भर की लड़की को ढूंढ नहीं पाए तुम लोग? एक लड़की, इतना आसान सा काम था। उसकी आवाज़ गूंज रही थी खंडर की खाली दीवारों से टकराकर, जैसे दोगुनी हिंसक हो रही थी। डरा हुआ लड़का कांपते हुए बोला, सर, पूरा शहर हाई अलर्ट था। पुलिस उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। हम उस लड़की तक पहुंच ही नहीं पाए। विपुल ने गन और जोर से दबाई। उसके चेहरे पर वेंस तक निकल आई थी। और क्यों कर रही थी पुलिस उसकी प्रोटेक्शन? क्या वो किसी नेता की बेटी है? कौन है वो? लड़का हकलाया। एक बात पता चली है सर। विपुल की आंखें तीर की तरह उस पर टिक गई थी। वो चिप जिस लड़की के पास थी, लड़का कांपते हुए हकलाकर बोला, वो लड़की अंशुमन राजान की बीवी है। विपुल के चेहरे पे एक सेकंड की चुप्पी छा गई थी। फिर वो हंसा, बेतहाशा, जैसे उसे अंशुमन की कमजोरी मिल गई हो। पागलपन भरी हंसी। तो इसलिए उसकी आवाज़ अब खतरे भरी फुसफुसाहट से भरी हुई थी। इसलिए पूरे शहर ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। क्या अंशुमन राजान उसके पीछे था? उसने दीवार से सटे लड़के की ठोड़ी ऊपर उठाई। अंशुमन राजान पुलिस तक को कंट्रोल कर सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था। वो तो आकाश से भी बेहतर निकला। लड़का तेजी से सिर हिलाता है। जी सर, हर डिपार्टमेंट में उसका आदमी है। उसकी पकड़ बहुत गहरी है। हम कुछ नहीं कर पाए। विपुल के चेहरे पर अब खून खौलता हुआ दिख रहा था। और वो चिप, उसने गन के ट्रिगर पर उंगली रखी। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का था, जो मुझे चाहिए, वो अब उसकी बीवी के पास है। वाह! लड़के ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। विपुल रॉय ने होठों पर एक कसैली ठंडी हंसी के साथ कहा, तो खेल बदल गया है। अब राजान के साथ साथ लड़की को भी गिराना पड़ेगा। और बस एक दाएं गन चली और तीसरा आदमी भी गिर गया था। विपुल ने अपने साथ खड़े दो गुर्गों की तरफ बिना देखे कहा, पूरी टीम तैयार करो। अब ये बच्चों वाला मिशन नहीं होंगे। ये राजदान बनाम रॉय की जंग होगी। बहुत पुरानी दुश्मनी है। वो मुड़ा, अपनी कोट के अंदर गन डालते हुए, और उस लड़की को पकड़ कर लाना जिंदा, वो मेरी जीत की चाबी है। उसने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा। विपुल रॉय इतनी हिम्मत से ये सब बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि वो भी अंशुमन की असली सच्चाई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि वो स्पेशल डीजीपी अंडरकवर ऑप्स का शहंशाह था, इंसानी भावनाओं से ऊपर का आदमी। 4 साल पहले अंशुमन के हाथों पर एक फाइल आई थी, सिर्फ एक फाइल। उसमें कुछ कॉलेज गर्ल्स की तस्वीरें थीं। कुछ लापता थी तो कुछ लाश बन चुकी थी, और कुछ जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। उन्हें गैंग ने ड्रग्स का आदी बनाकर फिर देह व्यापार में धकेल दिया था। गैंग का लीडर कौन है किसी को नहीं पता था। बस इतना था कि वो हर साल 2 कदम आगे और पुलिस 10 कदम पीछे होती जा रही थी। इस केस को पिछले 10 सालों से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था, पर अंशुमन नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर उसने ऐसा किया जिसे पुलिस फोर्स ने अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। वो खुद ही अपने ही सिस्टम के खिलाफ एक दानव बन गया था। 4 साल में
वो माफिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। माफिया लीडर ज़ैडन उर्फ लॉर्ड ज़ैड बन चुका था। एक भूत, एक डर, एक ऐसा अजगर जिसे कोई पहचान नहीं पाया था, जो सड़कों के नीचे चलने वाली हर डील का मालिक था, जो रात के बाजारों का राजा था, जिसका नाम लेने भर से छोटे बड़े गैंग अपनी आवाज़ धीमी कर लेते थे, सब उस लीडर तक पहुंचने के लिए जो कॉलेज गर्ल्स को ड्रग देकर नर्क में झोंक रहा था, और वो जो माफिया के अंदर घुसकर उसी की जड़ों को काट रहा था। 4 महीने पहले पहली बार उस गैंग के बारे में एक बेहद अहम क्लू के हाथ लगा था। कॉलेज कनेक्शन, ड्रग्स और लड़कियां दोनों कैंपस से निकाली जाती थीं। उस इंसान को पकड़ने के लिए अंशुमन को जाना पड़ा, एक मास्क पहनकर, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक प्रोफेसर बनकर, ठंडा, शांत, स्ट्रिक्ट, जिसे देखकर बच्चों की धड़कनें तक रुक जाया करती थी। पर असल में वो हर मासूम चेहरे में कोई ना कोई सच ढूंढ रहा था। कौन बील है, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। और इन्हीं चेहरों में उसे एक ऐसा भी चेहरा मिला जिसने उसके 4 साल के पत्थर दिल में पहली बार दरारें डाल दी थीं। प्रीशा ने। वो इसके लिए तैयार नहीं था, प्यार से तो बिल्कुल नहीं। और आज उसका डर सच बन गया था। प्रीशा ने उसके इमोशनलेस दिल में अपनी जगह अपनी बेवकूफ़ियों से बना चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रिधिमा पागल हो चुकी थी अंशुमन को प्रीशा के इतने करीब देखकर। रिधिमा अपने कमरे में इधर उधर चीज़ें पटक रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और सबसे ज़्यादा ईगो हर्ट हुई थी उसकी। प्रीशा ना तो परफेक्ट थी और ना ही वेल एजुकेटेड, पर अंशुमन के लिए उसकी पूरी दुनिया थी। खिड़की के पास खड़ा छोटा सा रेयांश डरा हुआ नहीं था, बस चुपचाप अपनी मम्मा को देख रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला, अभिमन्यु अंदर आया, पर जो उसने देखा उसने उसके चेहरे का पूरा रंग बदल दिया था। रिधिमा ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी हुई थी, आंखें लाल, और रेयांश उसकी गोद के पास खड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसके गालों पर आए आंसू पहुंच रहा था। छोटे छोटे हाथों से धीमी आवाज़ में बोला, मम्मा डोंट क्राई प्लीज़। अभिमन्यु का दिल चीर गया था। जैसे ही उसने अभिमन्यु को देखा, उसने एक झटके से रेयांश को पास खींचा और खुद रोने का परफेक्ट ड्रामा मोड ऑन कर लिया था। अभिमन्यु, उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं बहुत अकेली हूँ इस घर में, कोई नहीं समझता मुझे, जबकि मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ। तो अंशुमन और प्रीशा से क्यों जेलस होंगी? इस घर में सब लोग मुझे जज करते हैं। उसकी एक्टिंग फ्लॉलेस थी। उसके आंसू इतने असली लग रहे थे कि किसी को भी धोखा दे सकते थे। अभिमन्यु तुरंत उसके पास झुक गया था, उसके कंधे पकड़ लिए थे। रिध, बस इनफ, डोंट क्राई, आई एम हेयर ऑलवेज। रिधिमा ने उसकी छाती पर सिर रखकर और ज़्यादा सिसकने लगी थी। पीछे खड़ा रेयांश मासूमियत से उन्हें देख रहा था। अभिमन्यु का दिल पिघल गया था। वो झुका, रेयांश के सिर पर हाथ फेरा और बोला, ये सारे टॉयज तुम्हारे लिए लाया हूँ, जितने चाहें रख लो। उसने पूरे बैग से निकाले हुए महंगे खिलौने सारे रेयांश की तरफ बढ़ा दिए थे। रेयांश खुशी से उछल पड़ा था। थैंक यू डैड, वो उछलते हुए बोला। रिधिमा के चेहरे पर उस पल का एक्सप्रेशन परफेक्ट था। वो चाहती भी यही थी कि अभिमन्यु पिघले। अभिमन्यु गुस्से में मिष्टी से बात करने चला गया था, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु बाहर गया, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ और रिधिमा के चेहरे की सॉफ्टनेस 1 सेकंड में पिघल गई थी। उसने अपने आंसू एक झटके में पहुंच दिए थे। चेहरा ठंडा, चालाक और जहर से भरा हुआ था। उसने उन खिलौनों को घूरा, फिर धीरे से ठोड़ी चढ़ाते हुए बोली, ब्लडी इडियट। फिर खिलौनों को ठोकर मारते हुए, ये सब मेरे किसी काम का नहीं। उसकी आंखों में दर्द और तिरस्कार था। एक ठंडी हंसी उसके होठों पर आ गई थी। सॉफ्ट हार्टेड मैन, इट्स सो इरिटेटिंग, हमेशा मेरे आंसुओं पर भरोसा कर लेता है। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। गेम ऑन अभी। नीचे रिधिमा अपनी नई चाल के बारे में सोच रही थी। वहीं ऊपर अंशुमन बाथरूम के दरवाजे से ठीक बाहर खड़ा हुआ था। बाहें फोल्ड की हुई थी, जबड़ा कसा हुआ था, आंखों में वही आग थी। उसे पानी की हल्की सी आवाज़ भी चुभ रही थी। प्रीशा सीधे उसकी बाहों से आज़ाद होने के बाद बाथरूम में बंद हो गई थी। 25 मिनट हो चुके थे। उसने एक बार और घड़ी देखी। उसके माथे की नसें उभर आई थीं। अंशुमन ने धीमे लेकिन खतरनाक टोन में कहा, जाना, तीसरी बार बोल रहा हूँ, बाहर आओ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया था, बस शावर की हल्की सी धुंध और उसकी तेज सांसों की आवाज़ थी। उसके धैर्य की आखिरी सीमा टूटने ही वाली थी। वो एक कदम दरवाजे के और करीब आया, हाथ उठाया और ठंडी लेकिन सख्त आवाज़ में बोला, अगर अगले सेकंड तुम बाहर नहीं आई
वो रुक गया था। उसकी आवाज़ और भी गहरी और ख़तरनाक हो गई थी। तो जाना, मैं अंदर आ जाऊँगा। उसने दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया, लेकिन टोन में कोई नरमी नहीं थी। चाहे तुम कपड़ों में हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर खड़ी प्रीशा का दिल एकदम से ज़ोर से धड़क उठा था उसकी ये बात सुनकर। उसके हाथ में पकड़ा तौलिया काँप गया था। वो गुस्से में आ गई थी, डरी हुई भी थी, लेकिन अंशुमन के इस वाक्य ने उसकी सांसें तक रोक दी थीं। अंशुमन दरवाजे से सटा खड़ा हुआ था, उसकी सांसें तेज, चेहरा लाल, और आंखों में साफ लिखा हुआ था कि वह मजाक नहीं कर रहा था। फाइनल वार्निंग है मिसेस प्रीशा अंशुमन राजदान, दरवाज़ा खोलो, वरना अगले ही सेकंड मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर से कदमों की हल्की आवाज़ आई, क्लिक। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने भीगी हुई प्रीशा खड़ी थी। गाल लाल, आंखें नाराज थीं, लेकिन डर की एक नरम परत भी थी। अंशुमन धीरे धीरे उसकी तरफ झुका और धीमी आवाज़ में बोला, गुड गर्ल, अब बोलो, 25 मिनट से मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? किस बात की सज़ा दे रही थी? उसकी आवाज़, उसकी नज़दीकी, उसका गुस्सा, सब अंशुमन को अट्रैक्ट कर रहे थे। गर्म भाप की खुशबू और ठंडी हवा बाहर आ रही थी और अंशुमन की नज़रें सीधे प्रीशा पर अटक गई थीं। भीगे बाल उसके कंधों से गिर रहे थे। उसके गाल अभी भी शॉवर की गर्मी से लाल थे। उसने जल्दी से तौलिया अपनी बाहों के पास कसकर पकड़ा हुआ था। अंशुमन ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा, ऊपर से नीचे तक। आंखों में वही पॉजेसिव खतरनाक चमक थी। प्रीशा ने गुस्से में नजरें मोड़ी। आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे 5 मिनट भी। अंशुमन ने उसके एक शब्द के बीच में ही हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली थी। सिर्फ 5 मिनट? उसकी आवाज़ ही में थी, मगर इतनी ठंडी कि प्रीशा की सांसें अटक गई थीं। जाना, तुम 25 मिनट से कमरे में बंद हो और मुझे इग्नोर करती रही हो। वो उसे धीरे से अपनी तरफ खींचता है, इतना पास कि उसकी सांसें प्रीशा की गीली गर्दन को छू रही थीं। और अब एटीट्यूड दिखा रही हो, वो भी मुझे। प्रीशा ने नजरें उठाईं, गुस्से में आंखें चमकती हुई थीं। मैं नहीं बाहर आई तो क्या, आपको क्यों फ़र्क पड़ता है? अंशुमन ने उसकी ठुड्डी उंगलियों से पकड़कर ऊपर उठाई। ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, वो उसकी आंखों में सीधे देखकर कह रहा था। तुम मेरी हो, और जब तुम रोती हो, चुप होती हो, मुझसे दूर जाती हो, तो मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रीशा की सांसें तेज हो गई थीं। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर अंशुमन ने उसकी कमर पर बाहर डालकर उसे सीधा अपने सीने से लगा लिया था। और सुनो, उसकी आवाज़ अब और भी गहरी हो गई थी, अगर अगली बार मुझसे इतनी देर बात नहीं करोगी ना, तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। प्रीशा ने घबराकर सांसें खींची। आप ऐसा नहीं कर सकते, ट्राई मी। उसने उसके गाल पर गिरती एक लट पीछे की। उंगलियों का स्पर्श इतना धीमा था कि प्रीशा कांप गई थी। अब बताओ, गुस्सा किस बात का था? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? प्रीशा ने उसे झिड़कते हुए कहा। आपको नहीं पता क्या, मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूंगी और यहाँ से भाग भी जाऊंगी मामा जी के घर। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपने मुझे थप्पड़ मारा और मैं वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि टॉवल उसके हाथ से छूटने वाला है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट क्या करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.